बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरी प्लस में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उर्दू स्टोरी प्लस सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम नूर बानो है और मैं मौलवी अल्लाह बख्श की इकलौती बेटी हूँ। मेरे 5 भाई हैं और मैं उनकी इकलौती लाडली बहन हूँ। हमारे मोहल्ले में नए लोग आए। अम्मी को काफ़ी तजस्सुस हुआ कि ये लोग कौन हैं। आखिर छोटे भाई को इसकी टोह में लगा दिया। इसने आकर बताया कि नए घर में आने वाले 3 भाई हैं। सबसे छोटे भाई का नाम ख़याम है। वो 25 बरस का है, गैर शादीशुदा है और अच्छे अखलाक का मालिक है। बाकी दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है और वो काफ़ी मखरूर किस्म के हैं। किसी से बात नहीं करते, मगर ख़याम ऐसा नहीं। वो नए मोहल्ले में आते ही हर किसी से घुल मिल गया है। जब भाई के मुंह से ये अहवाल सुना तो जी चाहा कि ख़याम को देखूं। भाई तो इतनी तारीफ़ कर रहा है, क्या वाकई वो ऐसा है? इसी जुस्तजू में लगी थी कि इत्तेफाक से ख़याम के कमरे की खिड़की मेरे कमरे की तरफ थी। ये मुझे उस दिन मालूम हुआ जब मैं एक रोज़ खिड़की में खड़ी थी तो वो खूबरू मुझे नज़र आ गया, मगर इसने मेरी जानिब देखा भी नहीं था। मैंने कई बार सोचा कि इस लड़के को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लूं। तभी अपने वालिद साहब की नेक नामी याद आ गई, जो कि मस्जिद के इमाम थे और बच्चों को सिपारा भी पढ़ाते थे। इन्हीं दिनों हमारी खालाजाद और मामूजाद बहनें हमारे घर आईं। वो गांव से हम लोगों को मिलने के लिए आई थी। मेरे कमरे की वो खिड़की जो कि ख़याम के कमरे के सामने थी, इस पर मेरी खालाजाद बहन मीना ने कब्जा जमा लिया। वो सारा दिन वहाँ खड़ी रहती। इसको खड़े खड़े मुताला करने की आदत थी। हाथ में किताब पकड़कर जब देखो खिड़की के आगे खड़ी है। मुझे कहती यहाँ फ्रेश रहती हूँ क्योंकि इधर से ताज़ा हवा आती है। इसके साथ मैं जाकर खड़ी हो जाती। एक दिन सामने वाले लड़के ने अपनी खिड़की खोल दी। पहले दिन तो चुपचाप देखा, दूसरे रोज़ फिर आ गया। इस दिन मीना किसी काम से कहीं गई हुई थी, वो घर पे ना थी। वहाँ मैं अकेली खड़ी थी। हुबरू लड़के ने मेरी वहाँ मौजूदगी को खुशफहमी में ले लिया और जब मैंने नज़र उठाई तो इसने सलाम किया। गर्ज यूं ही इसने इशारे शुरू कर दिए। मुझे बुरा लगा और मैं वहाँ से हट गई। शोमई किस्मत के मेरे कमरे में बस वही एक खिड़की थी जहाँ से कमरे में हवा पास होती थी। अगर इसको बंद कर दिया जाता तो घुटन हो जाती। अब रोज़ यही उलझन दिल को परेशान करने लगी कि जब खिड़की खोलो वो अपने कमरे की खिड़की में मौजूद। सुबह से शाम तक वो बैठता जैसे वहाँ बैठने के सिवा इसे कोई काम ना हो। यही नहीं, जो ही निगाह उठती वो इशारे से सलाम करने लगता। उसके इन बाजारी किस्म के इशारों से तंग आकर मैंने इसको ख़त लिख दिया कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं, मौलवी अल्लाह बख्श की बेटी हूँ, लिहाजा मुझे बहन समझें, मैं आपकी बहन की जगह हूँ। जवाब में इस कमबख्त ने एक अदद ख़त लिख दिया जिसमें मेरे हुस्न की तारीफ़ के अलावा ये भी लिखा था कि दुनिया में सगे बहन भाइयों के अलावा और कोई बहन भाई का रिश्ता नहीं होता, बाकी सब गैर ही होते हैं, लिहाजा मुँह भोले रिश्तों पर कभी भरोसा मत करना। ख़त मिला तो मैं अजीब शशो पंच में गिरफ़्तार हो गई, क्योंकि मुझे अपने बाप से भी ज़्यादा अपने भाइयों से डर लगता था। मेरे 5 भाई थे। सबसे बड़ा भाई ठंडे मिजाज का हामिल था, मगर इसके बाद का भाई बहुत खुशीला था। गुस्सा तो जैसे इसके नाक पर धरा रहता। इसका नाम आबिद था। बस मुझको आबिद का खौफ मारे डालता था। जब मैंने ख़याम को जवाब ना दिया तो इसने एक रोज़ और रुक्का लिखकर खिड़की के रास्ते मेरे कमरे में फेंक दिया। जब वो रोज़ एक रुक्का ऐसे ही फेंकने लगा तो मैं बेहद परेशान हो गई। चाहती थी किसी तरह इस सिलसिले को रोकूं। मैंने अपनी खालाजाद से ज़िक्र किया। वो बोली, मैं इसको ऐसा ख़त लिखूंगी कि ये हमेशा याद रखेगा और दोबारा ऐसी कभी जुर्रत ना करेगा। इसने ख़याम को ख़त लिखा और मुझे दिखाए बगैर खिड़की के रास्ते फेंक दिया। इत्तेफाक ये कि वो रुक्का इसके कमरे में गिरने के बजाय सड़क पर जा गिरा। सामने से मेरा भाई आ रहा था। मैं समझी इसने देख लिया, मगर इसने ना देखा। मगर नीचे दुकान वाले ने देखा कि ऊपर से लिफाफा गिरा है। वो इसने उठा लिया और उस लेटर पर मेरा नाम दर्ज था। ख़याम ने देखा कि रुक्का इस तक आने के बजाय नीचे गिर गया है तो वो दौड़कर नीचे सड़क पर आ पहुंचा और ज़मीन पर इधर उधर देखने लगा
कि लफाफा कहाँ चला गया। जिस दुकानदार ने उठा लिया था, इसने ख़याम को कुछ तलाश करते पाया तो वो समझ गया कि यही है जो लेटर उठाने आया है। बस उसने ख़याम को आवाज़ देकर बुलाया। कहने लगा, मियाँ तुम नए आए हो, मगर इनका क़याम यहाँ बहुत पुराना है। ये मौलवी अल्लाह बख्श की बच्ची है। ये बहुत शरीफ लोग हैं। मैं इनके बुज़ुर्गों को भी जानता हूँ और बच्चों को भी। ये बच्चे मेरे सामने पले बड़े और जवान हुए हैं। अगर आज मैं ये लिफाफा ना उठा लेता तो यकीनन इसका भाई उठा लेता। फिर तुम नहीं समझ सकते कि क्या तूफ़ान आ जाता। बेहतर है कि इसको मना कर दो और ख़ुद भी संभल जाओ, आइंदा ये रुकाबाजी ना हो। ये कहकर इसने लिफाफा ख़याम को दे दिया। ख़याम ने ऊपर आकर ख़त खोला। मैंने खिड़की से इसे इशारा किया कि ये ख़त मैंने नहीं लिखा बल्कि मेरी कज़न ने लिखा है। आइंदा तुम मुझे ख़त मत लिखना। तभी थोड़ी देर बाद एक औरत प्यास मांगने के बहाने आई और जब मैंने प्यास दी तो वो मेरी मुट्ठी में एक रुक्का थमाकर चली गई। यह ख़याम की मुलाज़मा थी। मैंने लिफाफा खोला, लिखा था, प्यारी नूर बानो, मैं अपने किए पर नादिम हूँ। आइंदा मैं ख्याल रखूँगा। ये तो दुकानदार की बातों का असर हुआ था जो इसने ये जवाब लिखा था, मगर वो बाज ना आया था, क्योंकि इसके बाद भी इसने खिड़की से कई रुक्के फेंके। यूँ आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती हो गई। इन्हीं दिनों कॉलेज खुल गए और मैं कॉलेज जाने लगी। वो भी अपने दफ्तर जाता था। इत्तेफाक कि रोज़ ही हम साथ निकलते, सड़क पर साथ साथ थोड़े फासले पर चलते जाते। पहले मेरा कॉलेज आता, फिर इसका। यूँ हम लोग रास्ते में मुलाकात भी करने लगे। एक रोज़ इसने कहा, देखो नूर बानो, आखिर कब तक दुनिया से चोरी छुपे मिलते रहेंगे। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, ख़याम हम लोगों में लड़की का रिश्ता बरादरी से बाहर नहीं करते। अलबत्ता आप कोशिश करके देख लें, हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो। कुछ दिनों बाद इसकी वालदा, बहन और भाभी रिश्ते के लिए हमारे घर आ गए। अम्मी ने कहा कि सोच कर जवाब दूंगी। बहुत मुश्किलों से फिर मेरे घर वालों ने हाँ कर दी और यूँ धूमधाम से मंगनी हो गई। जिस बात का सोचा भी ना था, मेरा वो ख्वाब पूरा हो गया। अब ख़याम दूसरे तीसरे रोज़ अम्मी के पास आ बैठता और मैं झरोकों से इसे देखती, चाय वगैरह बनाकर भिजवाती। और जब कभी कभार भाई या अब्बा घर में ना होते तो हमें बात करने का भी मौका मिल जाता। हम बहुत खुश थे। मैं अपने मंगेतर की तारीफ़ें करती ना थकती। कॉलेज में सहेलियों को बताती थी। हम कॉलेज के रास्ते में बातें करते, ताहम मुझे डर भी होता कि कहीं भाई या अब्बू ना देख लें। अगरचे वो मेरा मंगेतर था, फिर भी घर वालों की निगाहों में इस तरह रास्ते में मिलना मायूब बात थी। एक दिन ख़याम ने बताया, नूर बानो, मेरा एडमिशन हो गया है और मैं पढ़ने के लिए यूके जा रहा हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? जाहिर है मैं इसको पढ़ने से मना तो नहीं कर सकती थी। मुझे भी बीए करने के लिए 2 साल दरकार थे, लिहाजा 2 साल का कहकर वो यूके चला गया। वो क्या गया कि मेरे दिल की दुनिया अंधेर हो गई। इसके बगैर एक पल जीना अच्छा ना लगता था। मैं ना कुछ खाती थी ना पीती थी। हम एक माह में 3-4 ख़त एक दूसरे को लिखते थे। इसका ख़त आता तो इसी शाम मैं इसको जवाब दे देती। फ़ोन पर भी बातें करते। उस ज़माने में इंटरनेट आम नहीं था, इसलिए ख़तूत लिखे जाते थे। इस तरह ख़तूत पर ख़तूत आते रहे और हमारा साल भर राब्ता रहा। लेकिन एक रोज़ ख़त आना बंद हो गए, जिसकी वजह से मैं बेहद परेशान हो गई। अब तो अम्मी अब्बू भी अंदेशों में थे, क्योंकि ख़याम ने राब्ता बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। इसके वालिदैन से पूछते, वो भी घबराए हुए थे, कोई जवाब न दे पाते। इन्हीं दिनों मेरा एक कज़न पढ़ाई के सिलसिले में यूके जा रहा था। मैंने इसको पता करने को कहा। तकरीबन 1 माह बाद मुझे अपने कज़न का ख़त मिला। इसने लिखा कि तुम्हारे मंगेतर से मिला हूँ। इसने यहाँ एक लड़की से शादी कर ली है। ये खबर मेरे लिए ही नहीं, मेरे घर वालों के लिए भी किसी धमाके से कम ना थी। ख़त मेरे हाथ से गिर गया और मुझे कुछ होश ना रहा। होश आया तो ख़ुद को अस्पताल में पाया। जब हालत संभली घर आई, मगर अब मैं बिल्कुल बदल गई थी। हर वक्त खुश रहने वाली लड़की उदास रहने लगी। हमा वक्त हंसने वाली अब बात बात पर रोया करती। आंखों से आंसू ही खुश्क नहीं हो पाते थे। अब कभी कभी मेरे सर में इतना शदीद दर्द होता कि मैं मरने लगती। समझ में ना आता क्यों इतना शदीद दर्द होता है। इसी दौरान मेरे लिए कई रिश्ते भी आए, मगर मैंने इनको ठुकरा दिया, क्योंकि मेरा दिल कहता था कि एक ना एक दिन वो ज़रूर आएगा। उसे कई ख़त लिखे, ख़याम खुदा के लिए एक मर्तबा जवाब दे दो, मुझको तुम्हारा इंतज़ार है और ये इंतज़ार मैं मरते दम तक करूँगी।
میرے خطوط آپ کے پاس ہوں گے، ان کو صرف ایک مرتبہ ہی پڑھ لو۔ مگر ادھر سے خاموشی ہی رہی۔ بہت مشکلوں سے مرتے مرتے میں نے بالآخر BA کر لیا۔ اب آگے پڑھنے کی ہمت نہ تھی، لہٰذا ایک پرائیویٹ اسکول میں بطور ٹیچر نوکری کر لی تاکہ دل بہل جائے۔ گھر میں تو اس کی یادیں ہی مجھے ڈستی رہتی تھی۔ اس کے کمرے کی کھڑکی اب بھی کھلتی تھی، مگر وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں بازار کچھ کتابیں اسکول کی طرف سے لینے گئی۔ وہاں سامنے ایک دکان پر مجھے خیام نظر آیا۔ وہ خیام تھا یا نہیں، مگر اس جیسا ضرور تھا۔ بس میں جلدی سے سڑک پار کر کے اس کی طرف چل دی، مگر وہ تیز تیز قدم بڑھاتا آگے کو نکل گیا۔ اس کو خبر نہ تھی کہ کوئی اس کے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ ایک لڑکا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے وحلانہ انداز میں وہ چونکا، وہ بھی میرے پیچھے ہو گیا۔ اب میں کسی کو پا لینے کی طلب میں آگے آگے اور میرے تعاقب میں کوئی پیچھے تھا۔ میں دنیا مافیا سے بے خبر تھی۔ بالآخر خیام جیسا نوجوان گلی کے موڑ پر تیزی سے کار میں بیٹھ کر چلا گیا اور میں افسردہ سی اس کی گاڑی کی دھول میں چھپ گئی۔ اتنے میں میرے پیچھے تعاقب کرنے والا آدمی آیا اور مجھ سے کہنے لگا، وہ کون تھا جس کا آپ پیچھا کر رہی تھی؟ وہ کوئی بھی تھا، آپ کو اس سے کیا؟ میں نے سختی سے جواب دیا، اس لیے پوچھا ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں۔ اس نے کمال ہوشیاری سے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا خیام کو آپ جانتے ہیں؟ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا۔ ہاں جانتا ہوں، وہ میرا دوست ہے، مگر وہ تو UK میں ہوتا ہے۔ وہ UK سے لوٹ آیا ہے۔ کیا آپ اس سے ملنا چاہتی ہیں؟ ہاں۔ میں بے وقوف بن گئی۔ واقعی انسان اپنی خواہشات کے آگے جھک جاتا ہے اور پھر اس کی عقل کا چراغ بھی بجھ جاتا ہے۔ اچھا تو آئیے میری گاڑی میں بیٹھ جائیے، وہ میرے چھوٹے بھائی کے گھر ٹھہرا ہوا ہے، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ 2 دن ہوئے ہیں وہ UK سے آیا ہے، لیکن وہ اپنے گھر نہیں آیا، جبکہ اس کا گھر ہمارے گھر کے پاس ہی ہے۔ وہ دراصل نوجوان اجنبی نے کہا اس کو اپنے گھر والوں سے کچھ ناراضگی ہے۔ کیا شادی کے سلسلے میں؟ ہاں۔ جب وہ گاڑی قریب لے آیا تو میں بے وقوفوں کی طرح اس میں بیٹھ گئی۔ میں جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی اس نے مجھے کچھ سنگھایا اور میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو خود کو کسی اور دنیا میں پایا۔ میں مولوی اللہ بخش کی بیٹی ایک طوائف کے کوٹھے پر تھی۔ وہ اجنبی نوجوان مجھے ایک طوائف کے ہاتھوں بیچ کر خود چلا گیا تھا اور میں خیام کی پرچھائیوں کے پیچھے بھاگتی اپنا سب کچھ لٹا بیٹھی تھی۔ میں بہت روئی، بہت بھاگنے کی کوشش بھی کی، لیکن میری ہر کوشش رائگاں گئی۔ یہ سوچ ہمیشہ مجھے ڈستی رہتی کہ میرے باپ اور میرے بھائیوں کا کیا حال ہوگا۔ میرا باپ اور میرے بھائی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ ہوں گے، کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی، اس لیے اس طوائف نے مجھے 10 لاکھ کے عوض خریدا تھا۔ آج میں بازار حسن کی سب سے خوب رو اور حسین رقاصہ نیلم ہوں، جس کا رقص دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ اور مولوی اللہ بخش کی بیٹی نور بانو تو کب کی مر گئی، جس نے ایک پرچھائی کے پیچھے اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔